हेलो व्यूअर्स, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुमित हेल्थ एंड मेडिसिन में मेरा नाम सुमित कुमार है। एम फार्मेसी एम फार्म मैंने किया हुआ है। तो आज के टॉपिक में आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ बी फार्मेसी, डी फार्मेसी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश वाले करें या ना करें, मतलब स्टूडेंट्स, और उनका भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है 2025 में। मतलब जो लोग पास आउट हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे बी फार्म कोर्स करना चाहिए, डी फार्म कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं भी रहने वाला हूँ झारखंड राज्य का, बोकारो नामक शहर है, वहाँ से मैं रहने वाला हूँ। और मैंने बी फार्मेसी बहुत पहले किया था। 2001 में मैं गया था, आई वेंट टू कर्नाटका, बेंगलोर। वहाँ से मैंने किया था बी फार्मेसी अंडर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस कर्नाटका, वहीं पे किया था। 2005 का पास आउट हूँ मैं। 4 साल का कोर्स होता है। देन आफ्टरवर्ड्स आई डिड माई एम फार्मेसी देयर इटसेल्फ अंडर सेम यूनिवर्सिटी इन बैंगलोर, तो किया था। देन आफ्टरवर्ड्स आई वेंट फॉर एकेडमिक, कुछ साल के लिए टीचिंग में गया था। देन मैं इंडस्ट्री ज्वाइन कर लिया और करंटली आई एम वर्किंग इन इंडस्ट्री ओनली। तो रिगार्डिंग दिस टॉपिक आई थॉट, मेरे मन में ख्याल आया कि मैं भी जहाँ से रहने वाला हूँ, झारखंड से, बिहार से कट के झारखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश, तो कमोबेश देखा जाए तो तीनों राज्यों का कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मतलब भविष्य के सेंस में बच्चों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबा है। क्योंकि 2005 में पास आउट हुआ, 2025 हो गया, 20 साल हो गए लगभग। तो उसमें क्या परिवर्तन आया, उस समय मैं करने के लिए गया, क्या स्कोप थे, अब के परिस्थिति में 20 साल के बाद क्या परिस्थिति है, क्या स्कोप है, चाहे बिहार के रहने वालों, झारखंड के रहने वालों या उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों। तो बी फार्म और डी फार्म फार्मेसी कोर्स है। बेसिक बोले तो ये दवाइयों से संबंधित पढ़ाई है। मतलब दवाई कैसे बनाते हैं, दवाइयों की जानकारी इसमें क्या होती है। जैसे बुखार की दवाई हो, वो कैसे बनता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मतलब साल्ट क्या है, उसके बाद एडिटिव्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मतलब कुल मिला के फार्मूला कैसे तैयार करते हैं, कुल मिला के दवाई कैसे बनाते हैं, चाहे टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सेमी सॉलिड हो, सिरप हो, इंजेक्टेबल प्रिपरेशन हो, यही है दवाइयों की पढ़ाई है मोटा मोटा। तो इसको करने के लिए तो चाहिए 12th पास चाहिए, साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए पास, इस कोर्स को करने के लिए। आमतौर पे इधर आप कोर्स करते हैं तो बी फार्म करते हैं तो कुछ 70,000, कहीं 60,000 एक साल का फीस स्ट्रक्चर है। मतलब कुल मिला के आप 4 साल में करेंगे तो मोटा मोटा ये मेरा मानना है कि आपके 4 लाख रुपया खर्च हो ही जाएंगे, वो कहीं नहीं जा रहा है। मिनिमम 4 लाख रुपये आप प्राइवेट में, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस। सरकारी में बहुत सस्ता फीस स्ट्रक्चर होता है, लेकिन गिने चुने कॉलेज होते हैं सरकारी। जैसे झारखंड में रांची में एक डी फार्मेसी कॉलेज है और अभी अभी बी फार्म कॉलेज खुला है, एम फार्म तो है ही नहीं, उसमें काफ़ी सस्ता फ़ी होगा। ऐसे ही पटना में एक है डी फार्मेसी कॉलेज, ऐसे ही यूपी में है। तो कुछ ही गिने चुने हैं जिसे आप उंगली में गिन सकते हो। तो भाई सब लोग तो उसमें पढ़ नहीं सकते, मतलब एंट्रेंस होंगे, पास होंगे, नंबर आएगा तो आपका होगा। तो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट दे कैन स्टडी ओनली देयर इन लेस फी स्ट्रक्चर। रिमेनिंग जिनको पढ़ना है उनको तो पैसा देना ही पड़ेगा। ऐसे ही इफ़ यू आर गोइंग फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी, सेम 80,000 साल का है, 2 साल का 1,60,000, कहीं 50,000 का भी है, कहीं मतलब फिक्स नहीं रहता, कोई 90 ले रहा है, कोई लाख रुपया ले रहा है, डिपेंड्स, वो कॉलेज के ऊपर है। ये कोई गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती कि आपको इतना पैसा लेना है, इतना पैसा लेना है, इतना नहीं ले सकते, वो ले सकते हैं, वो लेते हैं अपना फीस स्ट्रक्चर, उसके ऊपर रहता है, कॉलेज वालों के ऊपर। यूपी में कुछ चेंज किया है उन्होंने, कहीं कहीं फिक्स किया है कि नहीं इतने से ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते हैं, लेकिन कुल मिला के पैसा आपको ज़्यादा देना ही पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। बी फार्म होता है 4 साल का कोर्स और डी फार्म होता है 2 साल का कोर्स। डिप्लोमा इन फार्मेसी बोलते हैं बी फार्म को, बैचलर ऑफ फार्मेसी बोलते हैं। अब मेरा मकसद क्या है, वाई आई एम डिस्कसिंग विथ यू, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश वाले स्टूडेंट्स जो है पास आउट मतलब हो रहे हैं, तो उन्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत जगह रिजल्ट भी आ गया है स्टेट में 12th का, करें या ना करें, फ्यूचर क्या है। तो
तो कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी, चाहे फार्मेसी करो या अदर कोर्स, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, हायर डिग्री आप ले रहे हैं, मेन मकसद क्या है? पढ़ाई के बाद क्या करना चाहते हैं? जॉब करना है, सरकारी करो या प्राइवेट करो, और पैसे कमाना है भाई। कुल मिला के मकसद है पैसे कमाना। पैसे नहीं कमाओगे तो उस पढ़ाई का फिर फ़ायदा क्या है? क्योंकि भाई पैसे रहेगा तभी आप लाइफ सर्वाइव कर पाओगे, फैमिली चलाना है सारी उम्र। तो पैसे मेन मकसद है, पढ़ाई करने के बाद आपको ठीक ठाक अमाउंट मिले, पैसा मिले। तो स्कोप की बात करें, जब फाइनली आता है मेन गोल, उसके बाद हमारा स्कोप क्या है? तो फार्मेसी करने के बाद सब लोग एक चीज़ होती है, फार्मासिस्ट बन सकते हैं सरकारी नौकरी में। सरकारी नौकरी में फार्मासिस्ट बन सकते हैं, एक ही जॉब है बी फार्म करने के बाद। दूसरा क्या है, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, लेकिन उसकी पोस्टिंग ना के बराबर होती है। 10 साल में एक बार वैकेंसी निकल गई, 15 साल में वैकेंसी निकल गई, हर साल वैकेंसी नहीं निकलती है, ठीक है। वो भी लिमिटेड नंबर ऑफ़ ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, तो वो हर साल आपको जॉब नहीं मिलने वाला। तो वो भी ना के बराबर, मान लो 1% जो करते हैं ना, वो भी ऑक्यूपाई नहीं करते हैं उसमें। फार्मासिस्ट का भी यही हाल है। फार्मासिस्ट में कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो, 10 फार्मासिस्ट इज मोर देन सफिशिएंट, 10 समवेयर 5 ऑल्सो सफिशिएंट। दवाई तो बांटना है उन्हें, जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं पढ़ना है और दवाई देना है पेशेंट को, बताना ये गोली इतने बजे खानी है, दवाई इतना ml पीना है, बताना, जानकारी देनी है, दैट्स इट, उतना ही। तो उसमें भी नंबर ऑफ़ फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट बहुत कम होती है। ड्रग एनालिस्ट होते हैं, तो चेक करते हैं, उसकी वैकेंसी बहुत कम ही निकलती है, ना के बराबर। तो सरकारी नौकरियों में वैकेंसी ना के बराबर है, कभी कभी निकलती है, तो सब के लिए नहीं है। 99.9% तो है नहीं, 0.1% लोगों की सरकारी नौकरी लग जाएगी। अब बात हो रही है 99% एंड एबव लोग करेंगे, मतलब बच्चे यदि कर लिए हैं डी फार्म बी फार्म, तो भाई जॉब का अपॉर्चुनिटी क्या बचता है? तो सबसे पहले बात करूं मैं डी फार्मेसी की, डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात करूं मैं तो डी फार्मेसी के बाद यदि सरकारी नौकरी नहीं लग रही है तो क्या है, बहुत लोग चले आते हैं मार्केटिंग करने के लिए। मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दवाइयों की मार्केटिंग होती है वहाँ पर। मतलब डॉक्टर के पास जाना है, बताना है, फलाना सन फार्मा में हो, किसी में हो, सिप्ला में हो, कैडिला में हो, किसी में हो, बताना है। मतलब कुल मिला के दवाई बेचनी है, डॉक्टर को कन्विंस करना है। कंपटीशन बहुत रहता है, सेम मॉलिक्यूल है, साल्ट है, दुनिया भर की कंपनी है, वो फॉर्मुलेशन बनाती है, आपको डॉक्टर को कन्विंस करना है, बेचना है। स्टार्टिंग यंग हो, एनर्जेटिक हो, शादी नहीं हुई है, टाइम दे सकते हो सुबह से रात तक, तो ये जॉब आप हार्डली यू कैन डू अप टू 10 ईयर। मतलब एक उम्र होने के बाद 35 साल 40 साल होने के बाद फिर वो दिक्कत आने लगती है। बहुत लोग कर नहीं पाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मार्केटिंग है, टारगेट अचीव करना है, महीने में 5 लाख की दवाई बेचनी है, 7 लाख की बेचनी है, टारगेट फिक्स होता है, अचीव करना होता है। यदि टारगेट अचीव नहीं करते हो, मंथ एंड में जो मीटिंग होती है मैनेजर के साथ मार्केटिंग में, बहुत बुरा हाल रहता है। बहुत मतलब अपशब्द बोले जाते हैं, मतलब मेंटली बहुत टॉर्चर हो गए, फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाओगे आप, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। एक समय के बाद बहुत लोग छोड़ देते हैं, नहीं करते मार्केटिंग। पैसा ठीक ठाक मिलता है, स्टार्टिंग जाओगे तो 15,000 20,000 इतनी से स्टार्टिंग हो जाती है, लेकिन बहुत टेंशन वाला ये जॉब है मार्केटिंग का। कोई भी मार्केटिंग हो, ये भी एक तरह का मार्केटिंग है। तो ये केस जो मार्केटिंग की बताया ना, बी फार्म के बाद भी मार्केटिंग करते हैं, सेम चीज़ को फेस करना पड़ेगा। ये नहीं कि डी फार्म वाले को इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है, मतलब इतना मिल रहा है तो बी फार्म किया हूँ मैं, 4 साल का किया हूँ तो उसको 15,000 मिल रहा है तो मुझे 22,000 मिलेगा ना। 1-2 हज़ार का अंतर हो सकता है, उससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा पैसे में, सैलरी में। तो बी फार्म डी फार्म में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। दूसरा स्कोप पड़ता है कि मेडिकल स्टोर खोल लें डी फार्मेसी करने के बाद। तो मेडिकल स्टोर भी खोलते हैं, तो आज की डेट में इतना आसान नहीं है मेडिकल स्टोर खोलना, मतलब पैसे बहुत लगते हैं। दुकान लोगे, पगड़ी दोगे, दुकान रेडी कराओगे, 1 लाख उसमें लग जाएगा। ड्रग इंस्पेक्टर से अप्रूवल लोगे, घूस देना पड़ेगा, सब जगह चलता है इधर। आपको दुकान रेडी करने में 2 लाख रुपए घुस जाएंगे। 2 लाख क्या है, फिर पगड़ी दोगे दुकान का जगह के ऊपर, तो गिरी हालत में 2 से 3 लाख रुपए आपके जाएंगे, जो सस्ता है। बहुत जगह तो दुकान लेने में 10 लाख रुपए ही लग जाते हैं, पगड़ी और वो। मेडिकल स्टोर में यदि दवाई आपको रखना हो तो काफ़ी महंगे आते हैं। एक बॉक्स लोगे ना, इसमें 10 पत्ता दवाई रहता है, एक पत्ते का कीमत 200-250 रुपये हो रहा है। तो आपको मिनिमम जो दवाई ठीक ठाक रखना चाहते हैं तो 15 से 20 लाख रुपये दवाई में लग जाएंगे। मतलब ठीक ठाक चलाना है, रन करना है, क्योंकि
प्रिस्क्रिप्शन लेके आएंगे, सारे कॉम्बिनेशन में दवाई रखना पड़ेगा। मिलेगा ग्राहक को तो आएंगे आपके दुकान में, दवाइयाँ नहीं मिलेंगी तो उस दुकान में जाएंगे जहाँ एक बार जाके उसको सब मिल जाए। वो नहीं चाहता 4 दुकान जाए 4 दवाइयों के लिए अलग अलग। तो मोटा पैसा चाहिए मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, या डी फार्म का रखें या फिर आप बी फार्म का रखें। तो ये तो है दूसरा ऑप्शन। तो बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होते तो भाई मेडिकल स्टोर भी खोलना संभव नहीं है। पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन उतना पैसा कहाँ से लाएंगे मेडिकल स्टोर चलाने के लिए। और मेडिकल स्टोर में भाई बहुत कंपटीशन है, बहुत लोग डिस्काउंट भी देने लगे अच्छा खासा, 15%, 17%, 20%। बहुत कोई नहीं दे रहे लेकिन बहुत कोई दे रहे हैं। तो उसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मेडिकल स्टोर चलाने की। यानी कि आपने खोल लिया और मतलब जो दाम बोलेंगे वो अब कस्टमर देने लगेंगे। ऑनलाइन भी आने लगी है डिस्काउंट में मेडिसिन। तो कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है इसमें भी। उसके बाद बात करें ऑप्शन क्या बचते हैं जॉब के लिए। तो जैसे मैंने बी फार्म किया, एम फार्म किया। अब क्या है कि जैसे फार्मा इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करना जहाँ दवाइयाँ बनती हैं। मैं बिलोंग करता हूँ झारखंड राज्य से, बगल में बिहार है, बगल में यूपी है। झारखंड में कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं है, बिहार में भी नहीं है, यूपी में है, गाज़ियाबाद की तरफ है कुछ कंपनियाँ, वो भी गिनी चुनी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जितनी आबादी है यूपी उस हिसाब से देखो तो कुछ नहीं है वहाँ पे, ना के बराबर। तो इन तीनों राज्यों में मतलब कानपुर में थोड़े बहुत छोटी मोटी फार्मा कंपनियाँ, मतलब फार्मा कंपनियाँ नहीं है। झारखंड बिहार में तो नहीं है, यूपी में थोड़ा है, वो गाज़ियाबाद की तरफ है, थोड़े बहुत गिने चुने 2, 4, 10 कंपनियाँ हैं, बस उतनी ही हैं। अब इसमें क्या है कि मैं जॉब कर रहा था, जॉब आल्सो डिड आउट ऑफ स्टेट। मैंने टीचिंग जॉब किया तो वो भी कानपुर में मैंने किया था, टीचिंग का जॉब 2-2.5 साल। उसके बाद मैं कंपनी चला गया। सो जॉब भी मुझे आउट ऑफ स्टेट करना पड़ा। फार्मा कंपनी भी मुझे बाहर ही काम करना पड़ा क्योंकि फार्मा कंपनी है नहीं। सो आई डिड इन गुजरात, फिर मैं चला गया उत्तराखंड, देन आई डिड इन हिमाचल, देन चंडीगढ़, मतलब आउट ऑफ स्टेट ही, मतलब घर पे नहीं। अब इसमें क्या होता है, प्राइवेट नौकरी में छुट्टियां मिलती नहीं है तो रिश्तेदार की शादी में नहीं आ सकते। कोई बीमार पड़ गया अचानक तो भी आना संभव नहीं है। आए भी तो दूर है, आने में समय लगता है, जाने में समय लगता है। इतना पैसा है नहीं कि आप हवाई टिकट पकड़ के आओगे, जाओगे, ट्रेन में रिजर्वेशन लोगे, उसकी मारामारी। बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, बच्चे की क्लास चल रही है तो उसकी छुट्टियाँ होंगी तो वहीं आ पाओगे। तो बहुत सारी दुविधा रहती है, चीज़ रहती है, मतलब घर से दूर ही रहोगे। वहाँ के पर्व त्यौहार अलग होते हैं, मनाने के फेस्टिवल इधर के अलग होते हैं, बिहार के, झारखंड के। इधर छठ पूजा होता है, उधर छठ पूजा थोड़ी नहीं होता है बाकी जगहों में। तो ये काफ़ी होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब आप कट जाओगे, अपने लोगों से कट जाओगे, दूर रहोगे, वहीं कमाओगे खाओगे, वो चीज़ रहेगी नहीं, कनेक्टिविटी रहेगी नहीं, वो फिर ख़त्म होने लगेगी। तो आपको हमेशा बाहर ही काम करना पड़ेगा। माता पिता आपसे हमेशा दूर रहेंगे, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त यार वो नहीं रह पाएंगे, तो आपको दूर ही रहना पड़ेगा। जॉब के चक्कर में इस कोर्स को करने के बाद मजबूरी है, पैसा कमाना है तो दूर रहना पड़ेगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है इसमें चीज़ है, मान लो आप उत्तराखंड में काम करो, देहरादून, हरिद्वार, कहीं अच्छा ऑफ़र मिला तो चंडीगढ़ भी जाना पड़ सकता है, हिमाचल में बद्दी भी जाना पड़ सकता है। अच्छा ऑफ़र मिला तो अहमदाबाद, गुजरात जाते हैं, दैन बेंगलोर चले जाते हैं, उस तरफ चले जाते हैं, हैदराबाद चले जाते हैं, चेन्नई चले जाते हैं। मतलब कुल मिला के बाहर ही रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्यों? फार्मास्यूटिकल कंपनी ना होने के कारण ये एक इसका ड्रॉबैक है। और जो लोग गुजरात के रहने वाले, महाराष्ट्र के हैं, कर्नाटक के हैं, तमिलनाडु तरफ के हैं, हिमाचल के हैं, बद्दी में है, उत्तराखंड के हैं, तो वहाँ के लोग करते हैं तो उनको तो वहीं काम मिल जा रहा है ना। देहरादून में कंपनी है दुनिया भर की, हरिद्वार में है, उसी राज्य में है, वहीं पे काम मिल जा रहा है। घर द्वार अपना आ जा सकते हैं, माँ पिता से मिल सकते हैं, भाई दोस्त से शादी ब्याह में जा सकते हैं, पर्व त्यौहार अपना सेलिब्रेट कर सकते हैं खुद का। कैसा होता है, यही चीज़ गुजरात में लागू होती है, महाराष्ट्र में होती है। तो उधर के बच्चे यदि बी फार्म डी फार्म करते हैं तो नौकरियां उपलब्ध है, फैक्ट्रियां हैं, मतलब नौकरी मिल जाएगी आपको, ठीक है। बाहर नहीं जाना पड़ेगा, स्विच भी कर सकते हो, अगल बगल रहोगे अपने होम स्टेट में ही, तो उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। और घर के नज़दीक ही मिल जाती है, धीरे धीरे लोगों को करने लगते हैं कोशिश, तो जब एक्सपीरियंस होने लगता है। तो उसका ये प्लस पॉइंट है कि उन राज्य के बच्चों के लिए तो अच्छा है बी फार्म डी फार्म कर रहे हैं, क्योंकि नौकरियां उनके स्टेट में, फैक्ट्रियां लगी हैं, कंपनियां लगी हैं। लेकिन बिहार में ना फैक्ट्री है, ना झारखंड में है, ना उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे बड़ी दुविधा ये है, दिक्कत ये है। मैं भी इतने साल से बाहर ही रह रहा हूँ,
तो मैंने इस चीज़ को फेस किया है, झेला है। और मेरे साथ जितने लोगों ने, इधर के लोगों ने, झारखंड बिहार के लोगों ने मतलब जो किया है, और बाकी जो राज्य के हैं, मतलब वैसे राज्य जहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन सारे राज्य के संदर्भ में बोल रहा हूँ। जिस राज्य में फार्मास्यूटिकल कंपनी है अच्छी खासी, उस राज्य के बच्चे कर रहे हैं तो उनके लिए कोई ख़राबी की बात नहीं, नौकरी तो मिल ही जाएगी, जाना नहीं पड़ेगा। जिन राज्य में नहीं है तो वहाँ मुझे नहीं लगता है कि इतने पैसे खर्च के बी फार्म और डी फार्म करके ये कोर्स करना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि पैसे अच्छे नहीं मिलते इसमें स्टार्टिंग में, यदि आप करोगे तो, खासकर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। बी फार्म करके जाओगे, स्टार्टिंग 12 से 15 हज़ार रुपया देंगे फ्रेशर को, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। डिप्लोमा तो 10 हज़ार से स्टार्टिंग करेंगे। सैलरी धीरे धीरे बढ़ती है, हर साल 2 हज़ार 3 हज़ार 4 हज़ार ऐसे बढ़ेगा। इसलिए लोग कंपनी भी चेंज कर देते हैं 3 साल में। वो थोड़ा 5 हज़ार ज़्यादा, इनको 15 हज़ार सैलरी है तो दूसरी कंपनी में जाए तो 20 हज़ार मिल जाता है। तो कंपनी भी चेंज करना पड़ता है। कंपनी चेंज करेंगे तो जगह भी चेंज करना पड़ेगा। फैमिली हो तो फिर यहाँ से दूसरी जगह जाओ, सारे सामान लेके वहाँ सेटअप करो। शादी हो गई है तो बच्चों का फिर स्कूल एडमिशन ढूंढो, कहाँ करना है, रहना है, नई चीज़ जगह में जाके सेटल होना है, नए रिश्ते बनाने हैं, नए दोस्त बनाने हैं। ज़िंदगी भर ये चलते रहता है, दौड़ भाग वो लगी रहती है। ऐसा ही रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी भर एक ही कंपनी में आप काट दो। कोई हर समय कंपनी में आपका अच्छा नहीं रहता। जब आप ज्वाइन किए हो तो उस समय कंपनी बड़ी अच्छी थी, माहौल अच्छा था। धीरे धीरे उसका 6, 7, 8 साल बाद माहौल ख़राब हो गया, आपको काम करना दूभर हो गया, तो कंपनी तो चेंज करोगे आप। आसपास मिल जाता है, अच्छा है, नहीं मिलता है, दूसरे स्टेट में मिलता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, तो मूव तो करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो मेरा ये एडवाइस है, मैं किसी को ये मना नहीं कर रहा हूँ कि आप मत करिए बिल्कुल, लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है, और 20 साल होने के बाद भी उतना विकास नहीं हुआ है कंपेयर करें तो। जहाँ से मैंने साउथ से पढ़ा है, साउथ इंडिया इज़ मोर डेवलप कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया, पर्टिकुलर बिहार, झारखंड, यूपी के सेंस से बात कर रहा हूँ। रिगार्डिंग हेल्थ, रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग सिस्टम, यहाँ अभी भी बहुत पिछड़ा है, बहुत बैकवर्ड है। यहाँ अभी भी लाइट जाती है, इन्वर्टर यूज करना पड़ता है। गर्मी में 8-8 घंटे लाइट जाती है। जब मैं उधर पढ़ाई करने के लिए गया था लाइट जाती ही नहीं थी, हमेशा लाइट रहती थी 20-25 साल पहले, अभी भी लाइट रहती है। तो हम लोग बहुत पीछे हैं, कारण ये है। तो स्थितियाँ कोई ज़्यादा बदलाव हुई नहीं है, सुधरी नहीं है, मैंने जो देखा इतने वर्षों में। और यही बस आप लोगों से शेयर करना था। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में।